साथ करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने रिम्स के निदेशक को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अस्पताल की सेहत नहीं सुधार पा रहे तो तुरंत इस्तीफा दे दे। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों ना रिम्स की कमान किसी आईएएस को दे दी जाए। दरअसल अदालत ने अस्पताल में खाली पदों पर सीधी बहाली करने पर भी अपनी बात रखी, फिर भी आउटसोर्सिंग के तहत क्यों कर्मचारियों को रखा जा रहा है, उनकी नियुक्ति की जा रही है, इस पर भी सवाल खड़े किए। इसी मामले में अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं, जहां कोर्ट ने रिम्स निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है। झारखंड के सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं तस्वीर में। झारखंड हाईकोर्ट ने बदहाली पर टिप्पणी की है। यहां जो बदहाली का आलम है उसको लेकर के तर्क टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने किया है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे और डायरेक्टर को साफ तौर पर बुलाया कि क्यों नहीं यह जो हॉस्पिटल है किसी आईएएस अधिकारी को दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी रिम्स को लेकर के कर रहा है, कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यह झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ तमाम जिलों से यहां उपचार कराने आते हैं, बिहार और बंगाल से भी लोग आते हैं। लेकिन जब इसकी बदहाली पर सवाल खड़ा हो तो एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल उत्पन्न होता है। रांची से निरंजन। और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाई स्कूल टीचर बहाली में अवमानना की सुनवाई करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने आगामी 2 दिसंबर को उन्हें सशरीर हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि झारखंड सरकार ने कोर्ट की जजमेंट का उल्लंघन क्यों किया। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस और जेएमएम ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन होगा। पर ये वही राज्य सरकार है जो 5 लाख नौकरियां देने का वादा करती थी हर साल में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां 40,000 नियुक्तियां होंगी तो ये सरकार को आपत्ति हो रही है। यही सरकार की असलियत है और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से तो इस सरकार को लगातार फटकार लगती रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है मानना का, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे गंभीर है और सरकार कभी भी किसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और जो नियुक्ति का मामला है सरकार भी उसको विधि संगत राय ले रही है और बहुत जल्द हमें लगता है कि हाई स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो वो बहुत जल्द उस पर निदान भी सरकार जो है उस पर कर लेगी। मुख्य सचिव महोदय को बुलाया गया है, विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन विषय किस समय का है, अनियमितता किस वक्त हुई थी, अगर मौजूदा सरकार की होगी तो कुछ त्रुटियां अगर रह गई होंगी तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। वहीं झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए 7 अफसरों का पैनल ईमेल के जरिए यूपीएससी को भेजा गया है। इनमें 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान, 1989 बैच के अजय भटनागर और अजय सिंह के अलावा 1992 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी यानी कि प्रशांत सिंह और आरके मलिक शामिल है। यूपीएससी इन 7 आईपीएस अफसरों के पैनल में से 3 नामों का चयन करेगी और इसके लिए यूपीएससी में भी चयन समिति की बैठक की जाएगी। यूपीएससी जिन 3 नामों का चयन करेगी उन्हें 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी यानी कि नीरज सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है और इसी को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। झारखंड में नए डीजीपी की लेकर के कवायद शुरू हो गई है। वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल विस्तार अवधि 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। इनके जगह नए डीजीपी कौन होंगे, इसको लेकर के संघ लोक सेवा आयोग को 6 आईपीएस अफसरों का पैनल राज्य सरकार के स्तर पर भेजा गया है। अब देखना यह है कि इनमें से 3 नामों पर यूपीएससी अंतिम निर्णय लेगा। यूपीएससी को 6 सीनियर आईपीएस अधिकारियों समिति की बैठक, एक को डीजीपी बनाया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा हैं, जिन्हें 11 फरवरी 2023 को तक राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर सेवा विस्तार दिया है। नए डीजीपी के लिए एसएन प्रधान का भी नाम भेजा गया है। झारखंड में नए डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने 7 अफसरों का पैनल ईमेल जरिए यूपीएससी को भेजा है। उनमें से 1988 बैच के
आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान, 1989 बैच के अजय भटनागर, इन्हीं के बैचमेट अजय कुमार सिंह, 1990 बैच के अनिल कुमार पाल्टा, अनुराग गुप्ता, 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह के बैचमेट आर के मलिक का नाम शामिल है। वर्तमान में प्रशांत सिंह और आर के मलिक एडीजी रैंक के अफसर हैं। 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब देखना यह है कि जिन सूची आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजा है, उनमें से किनका नाम पर मुहर लगती है, ये आने वाले वक्त तय करेगा, क्योंकि नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को पूरा हो रहा है। रांची से निरंजन। और अगली खबर गढ़वा से, जहां अमहर गांव निवासी बनारसी मेहता के घर में आईडी ब्लास्ट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहत की बात यह रही कि जिस समय घर में धमाका हुआ, ब्लास्ट किया गया, उस समय घर खाली था, कोई भी घर में मौजूद नहीं था। ब्लास्ट में घर तहस नहस हो गया है। ये वारदात विशुनपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गढ़वा पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। विशुनपुरा थाना अंतर्गत अमहर ग्राम में बनारसी मेहता का मिट्टी खपड़ल का मकान था, जिसमें आंशिक रूप से विस्फोट करके क्षति करने का मामला आया है। अभी हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या लग रहा है सर अभी तक? अभी जब तक अनुसंधान नहीं आगे करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर आंशिक रूप से बनारसी मेहता का जो मकान था मिट्टी खपड़ा का, उसमें पीछे क्षति और हल्का क्षति हुआ है। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट की गई है। महिलाओं ने यह मारपीट की। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मी को अगवा करने की तस्वीर सामने आई। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पति पत्नी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पंप कर्मी को महिलाओं ने छोड़ दिया। केंदुआडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पति और पत्नी के विवाद से जुड़ा ये मामला है, जहां पंप कर्मी की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट की घटना की तस्वीर आप खुद देखिए, कैसे वहां पर 4-5 की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और पंप कर्मी की जमकर धुनाई कर रही, पिटाई कर रही है। और अगली खबर धनबाद से है, जहां गौशाला ओपी क्षेत्र के आर्य समाज के पास एक कार ने सीमेंट लदे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि डिगवाडी से पूरा परिवार तिलक समारोह से वापस लौट रहा था और इसी दौरान आर्य समाज के पास खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी पाकर ओपी प्रभारी विकास महतो मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर ओपी ले आए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद नगर निगम ने रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और निगम की टीम ने सड़क किनारे फुटपाथ का अतिक्रमण कर लगी दर्जनों दुकानों को जबरन हटा दिया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि दूसरे फेज में सराय ढेरा से लेकर बिग बाजार तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने से आवागमन और जाम की समस्या बनी रहती है, इसलिए सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि सड़क किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण बिल्कुल भी ना लगाएं। और बोकारो के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत रिजर्व सीटों पर पर्याप्त एडमिशन नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस सिलसिले में शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, पर जब जवाब नहीं मिला तो जिला शिक्षा अधीक्षक मोहम्मद नूर आलम खान ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर स्कूल पर कार्रवाई करने के अनुरोध किए। आरटीई एक्ट का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। हमने 2-3 बार उनसे शोकॉज भी किया है और इससे संबंधित जानकारी जो है अग्रतर कार्रवाई के लिए हमने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी जो है हमने पत्र लिखा है। चिन्मया विद्यालय राज्य सरकार के आदेश को नहीं मानती है। यही कारण है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने चिन्मया विद्यालय के खिलाफ राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक को पत्र लिखकर स्कूल पर कार्रवाई करने की शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि यह विद्यालय जो चिन्मया विद्यालय है वो सरकारी आदेश को नहीं मानती है और वो अपना कानून चलाना चाहती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।
वहीं बोकारो के महुआटार थाना क्षेत्र के धवैया से दामोदर नदी पार कर रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों के झुंड ने धान और सब्जी की फसल को रौंद डाला। हाथियों के कोहराम से प्रभावित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि भय के कारण वो रतजग्गा करने को मजबूर हो गए। अभी हाथियों का झुंड रजरप्पा थाना क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। और देखिए 40 से अधिक हाथियों का झुंड बोकारो से दामोदर नदी पार कर रामगढ़ के रजरप्पा में घुस आया। हाथियों ने बोरो बिंग और मायल गांव में धान सब्जी की फसलों को रौंद डाला है। ग्रामीणों के अनुसार भय के कारण वे लोग रतजग्गा करने को बाध्य हो रहे हैं। वर्तमान में हाथी रजरप्पा के जंगलों में मौजूद हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 40 से अधिक हाथियों का हमला एक साथ देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में हाथी ना जा पाए, उन्हें वन में ही विचरण करने दिया जाए। लेकिन ग्रामीण इस वक्त काफी दहशत में है क्योंकि हाथियों की तरफ से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, फसलों को, घरों को तोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि लोग रतजग्गा करने को मजबूर हो गए हैं। और राजधानी रांची का बड़ा तालाब एक बार फिर विदेशी मेहमानों का बसेरा बन गया है। झारखंड में नवंबर और दिसंबर में हर साल विदेशी पक्षियां बड़े तादाद में पहुंचते हैं और तालाब इन दिनों विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा है। हजारों किलोमीटर की दूर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षी झारखंड पहुंचते हैं, जो रांची के तालाब, डैम और नदियों में अपना डेरा डालते हैं और पूरी सर्दी रांची में ही गुजारते हैं। साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियां देखना लोगों को बेहद रोमांचित करता है। कितना मन आप लोगों का भी इसके प्रति आकर्षित होता है? क्या यहाँ हर साल आते हैं साइबेरियन पक्षी, इससे दृश्य अच्छा हो जाता है और हम लोग को अच्छा लगता है यहाँ देखने में। और राजधानी रांची में आयोजित नेशनल हॉकर फेडरेशन के अधिवेशन में देश भर से हॉकर्स पहुंचे। उन्होंने अटल स्मृति वेंडर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट का दौरा किया, साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को मिल रही सुविधाओं की तारीफ भी की। वहीं रांची के डिप्टी मेयर ने कहा कि फेडरेशन यहां के अनुभवों को संजोने का काम करेगा। और देखिए गोड्डा के भगवानपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें फोन चार्ज करने के लिए भी बगल के गांव में जाना पड़ता है। बिजली के अभाव में कभी टॉर्च से तो कभी सोलर के माध्यम से रोशनी में ही रात गुजारनी पड़ती है। इस गाँव का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गौरव झा ने। इसी से काम चलाते हैं। गोड्डा जिले का बोरीजोर प्रखंड और बरहेट विधानसभा क्षेत्र यानी कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इन सुदूर इलाकों में बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है तो ग्रामीण रात के अंधेरे में कैसे दिन काटते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि ग्रामीणों ने कहा है कि महज इतनी छोटी छोटी बल्ब है इनके पास या फिर टॉर्च है जिसके माध्यम से कि ये लाइट जला पाते हैं। हालांकि कुछ घरों के पास सोलर लाइट है जिसके माध्यम से वो सोलर लाइट जलाते हैं। आप देखिए ये सोलर एक प्लेट लगाया गया इनके घर के ऊपर, लेकिन ये कमोबेश चार्ज कम होता है। इस वजह से तकलीफें जो है इन्हें बढ़ती हैं और तकलीफ रात के समय में खासकर देखने को मिलता है। अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो बगल के बस्ती में नहीं जाना पड़ता है। हमारे साथ एक नौजवान है जिनके हाथ में यहाँ पर टॉर्च है और इसी टॉर्च की रोशनी के वजह से इनका रात कट पाता है और इसी टॉर्च की रोशनी से इनका रात कटता है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि भैया क्या नाम हुआ? तालावास की। गांव का नाम क्या है? भगवानपुर। क्या दिक्कत है गांव में? बिजली उजली नहीं है? नहीं है। कभी बोले नहीं? नहीं है, बिजली भी नहीं। तो कैसे क्या जलाते हैं रात में? टॉर्च से चलता है। टॉर्च से? हाँ। हमारे साथ एक और स्थानीय युवक है, आपका क्या नाम है भैया? सुनील मुर्मू। गांव में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। तो कैसे रात कटता है? रात हम टॉर्च से जल रहे हैं। टॉर्च से काटते हैं? टॉर्च से। कभी बिजली आया ही नहीं या फिर? बिजली नहीं है। तार वार भी नहीं आया? नहीं है। तो कभी शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत भी नहीं की, लेकिन अभी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, घर गाँव जा रही है, उसमें नहीं की शिकायत? शिकायत के नहीं दिए। शिकायत की है लेकिन मिला नहीं। आपको हम अंदर की वो तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि यही वो छोटा सा बल्ब है जिसकी रोशनी से ये रात काटते हैं और फिर जो पूरा रात है किस तरीके से अंधेरे में इनका कटता होगा इसका भी आकलन आप कर सकते हैं। जब सरकार ये दम भरती है कि विकास की रफ्तारें खूब तेजी से हो रही हैं, सरकार आपके द्वार तक पहुंचती है, तो उस दौरान ऐसे गाँव कहाँ छूट जाते हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था तक नहीं की गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।
और देखिए, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार भी राज्य के किसानों से 8 लाख टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है और इसके तहत 15 दिसंबर से राज्य भर में धान क्रय केंद्र खोल दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही बिचौलियों ने किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी है। बिचौलिए ऐसे करने में कैसे सफल हो रहे हैं, क्या है उनका फॉर्मूला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार किसानों से धान खरीद की तैयारियों में जुटी है। किसानों से 8 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही बिचौलिए अपना काम शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार धान के खरीद की दर 2050 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन बिचौलिए किसानों से 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीद शुरू कर चुके हैं, जिसकी तैयारी जुलाई महीने से ही शुरू हो गई थी। हम लोग पास पैसा का अभाव होने के वजह से लोकल जो धान जो लेते हैं उन लोगों से पैसा लेते हैं, उसके बाद खेती किया जा रहा है। इस वजह से उन लोग क्या करते हैं कि जब पैसा देते हैं उसी समय वो धान का एक तय रेट तय करते हैं और उसी रेट से वो पैसा दे देते हैं उसी पर, और उसके सूद नहीं लेते हैं। उसमें बस ये रहता है कि उनको धान देना है, धान होने के बाद, ये नहीं कि किसी और को देना है। इस वजह से वो मनमाने अपने पैसा को तय करते हैं कि इतना रेट पे खरीदेंगे और बाजार का जो मूल्य जो रहता है उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। गांव के गरीब किसानों को खेती के लिए पहले ही कर्ज देकर उनके फसल की कीमत तय की जा चुकी है। इस साल कम फसल होने के बावजूद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कम नहीं किया। लेकिन हकीकत ये है कि किसान सरकार के धान क्रय केंद्र तक जाने को तैयार नहीं है। इसकी भी अपनी एक बड़ी वजह है। उसको सरकार को अगर धान देते हैं तो आपको 6 महीना 1 साल के बाद में ही पैसा मिलता है। अगर तुरंत में अगर देता तो सबको उसी को देता, 15 दिन में भी देता या 25 दिन में भी देता तो उसको देते हैं। किसानों से धान खरीदने को लेकर बिचौलियों की एक बड़ी टोली काम कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिचौलिए गांव-गांव, जंगल-जंगल और पहाड़ तक का सफर करते हैं। किसानों से धान खरीदने से पहले कई तरह की मोल मुलाई की जाती है। हम तो घूमते हैं, करीब 10-12 गांव घूमते हैं, जंगल पहाड़ जो है वो सबसे जाके लाते हैं। अभी तो 16 रुपये खरीद रहे हैं, 15-16 ऐसे करके खरीदते हैं बोरा भर के। एक तो पैसे के अभाव में खेती, ऊपर से धान बेचने के बाद रुपयों के लिए महीनों का इंतजार भला किसान कैसे करे। उनकी इसी मजबूरी का फायदा बिचौलिए उठाते हैं और 60 गांठ के दम पर धान को सरकारी क्रय केंद्रों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।